हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं हिमांशी वर्मा, आपकी सीनियर और आपकी गाइड। तो आप सब लोग अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे, बट एट द सेम टाइम सिलेबस है बहुत ज़्यादा और टाइम है बहुत कम। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा सिलेबस है और हम इतने कम टाइम में कैसे कवर करेंगे। सो डोंट वरी, मैं आज आपके साथ अपनी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो मैंने फॉलो की और जिसकी वजह से मैं अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में सीट सिक्योर कर पाई। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। इसके अंदर मैंने आपको सारी टिप्स, ट्रिक्स, रिवीजन स्ट्रेटजी, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, मॉक टेस्ट कैसे देना है, कैसे अपने मिस्टेक को एनालाइज करना है, सब बताया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस का ओवरव्यू करते हैं। तो हमारा जो सिलेबस है CUET का, हम उसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इसके अंदर आपको पैसेजेस देखने के लिए मिलेंगे जो आपको सॉल्व करने हैं, जैसे फैक्चुअल पैसेजेस, नैरेटिव एंड लिटरली। एंड सेकेंड पार्ट है हमारा वर्बल एबिलिटी, जिसके अंदर रीअरेंजिंग द पार्ट्स, मैच द फॉलोइंग, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स हैं। बट ये एक सिर्फ और सिर्फ सिलेबस का ओवरव्यू है। सिलेबस इससे ज़्यादा बहुत वास्ट है। तो हमने अपने पेपर को अंडरस्टैंड करने के लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसके अंदर पैसेजेस आते हैं जो हमने अभी डिस्कस करे। एंड द वर्स्ट पार्ट कवर करता है हमारा ग्रामर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आती है वोकैबलरी, जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वोकैबलरी बहुत ही वास्ट होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपने अपने इंग्लिश का पेपर दिया है 12th में, तो उसके अंदर आपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़े होंगे। बट ये जो CUET के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होते हैं वो 12th के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो इनको आपको कम टाइम में सॉल्व करना होता है, वो भी सारे MCQ वाइज ही होता है। तो सबसे पहले इनको हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम पैसेज ना पढ़ें, जैसे आप पैसेज पढ़ते हैं वो ना पढ़ें। सबसे पहले हम जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं एक बार हमने उन्हें गो थ्रू कर लिए, अच्छी तरह से रीड कर लिया, तो हमें एक आइडिया लग गया कि बेसिकली क्वेश्चंस पूछे क्या जा रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक बार पैसेज को एनालाइज करेंगे कि एक्चुअल में थीम क्या है, पूछा क्या जा रहा है, पैसेज क्या कहना चाहता है। अब उसको पढ़ते हुए हम जितने भी की फैक्ट्स हैं और जितने भी फैक्चुअल डिटेल्स हैं एक बार उन्हें अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर से हम एक बार क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे एंड उसके अंदर फिर हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ना कि आपको डायरेक्टली पैसेज पे जंप करना है। फिर आप पैसेज पे जाएंगे, उसकी थीम्स को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, फिर आप आंसर देंगे। तो आपको जितने भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करना। मैं स्टार्टिंग में 10 मिनट का टाइम लगा लिया करती थी, बट मैं कोशिश करती थी कि मैं 10 मिनट से कम टाइम में ही उस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करूं। आपको कोशिश करनी है कि आपको दिन में 1 RC एटलीस्ट सॉल्व करना है। दिन में 1 RC सॉल्व करना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप RC सॉल्व नहीं करेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। तो दिन में 1 RC ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चाहे आप कोशिश कर सकते हैं कि आप एक दिन लिटरली सॉल्व कर ले, दूसरे दिन नैरेटिव, तीसरे दिन फैक्चुअल, तो आपको 1 RC ज़रूर सॉल्व करना। तो ये होगी आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात। अब हम बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर आप देख सकते हैं कि इसका सिलेबस ही बहुत ज़्यादा बड़ा है और आपने 10th के बाद आई थिंक सो ग्रामर ज़्यादा पढ़ी भी नहीं है, क्योंकि 12th के सिलेबस में ग्रामर है नहीं। तो आप काफ़ी कॉन्सेप्ट जो हैं भूल गए होंगे। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जो कॉन्सेप्ट हैं ग्रामर के उनको ठीक करें, उनको अच्छी तरह से एनालाइज करें, उनको अच्छी तरह से समझें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक नोटबुक बना लेनी है सेपरेटली ग्रामर के लिए। उसके अंदर जितने भी आपके कोर कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रामर के, हाफ पार्ट में उसे डिवाइड करेंगे। हम आधा पार्ट उसे ग्रामर के लिए रखेंगे, आधा पार्ट हम उसे वोकैब के लिए रखेंगे। तो जितने भी कोर कॉन्सेप्ट आपके ग्रामर के, उसको आप उसके अंदर लिखेंगे। अब जो आपने कोर कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो उसके बाद क्या करेंगे, हम उसकी चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने कॉन्सेप्ट समझा उसकी क्वेश्चंस की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो जब तक
आपको कॉन्सेप्ट ठीक से समझ नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ हो रही है, आप लैग कहाँ कर रहे हैं। तो आपने जैसे ही कॉन्सेप्ट समझा, उसके मेन पॉइंट्स रखे, उसके बाद उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए आपकी मिस्टेक्स होती हैं, तो आपको वो मिस्टेक नोट डाउन करनी है। एक आपको एरर डायरी मेंटेन करनी है। आपको एक सेपरेट एरर डायरी बनानी है जिसके अंदर जितने भी आपके मिस्टेक्स होती हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व करते हुए जितनी भी आपकी मिस्टेक्स होती हैं, आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपको सेपरेटली वो लिख लेनी है। कोशिश करें कि मॉक टेस्ट आप 60 मिनट से कम ही टाइम में सॉल्व कर लें जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने के लिए सिलेबस कंप्लीट करना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि मॉक टेस्ट हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। बट द थिंग इज़, आपको ग्रामर कैसे करनी है कि कॉन्सेप्ट समझना है सबसे पहले, उसके बाद उसके ऊपर चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर उनके ऊपर अपनी जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए उन मिस्टेक्स को एनालाइज करके एक एरर डायरी मेंटेन करनी है। तो ये आपको ग्रामर के लिए करना है। अब हम बात करते हैं वोकैब की। वोकैब बहुत ही ज़्यादा वास्ट है एंड अगर हम पिछले एग्ज़ाम से देखें तो CUET में काफ़ी अच्छी खासी वोकैब पूछी जा रही है, वेटेज बहुत अच्छा आ रहा है वोकैब का। तो इसके अंदर मेन टॉपिक्स जो आ जाते हैं कवर करने के लिए वो हैं ईडियम्स हैं, सिनोनियम्स हैं, एंटोनियम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, एनोनियम्स हैं, होमोफोन्स हैं, फॉर्म वर्ड्स हैं। तो ये आपकी वोकैबलरी है। तो वोकैब को आपको कम टाइम में कैसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने वोकैब को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आप एक सेपरेट नोटबुक बना लीजिए, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। पहला आपका ग्रामर है, दूसरा आपका वोकैबलरी है। आपको रोज़ 10 नए वर्ड्स वोकैबलरी के लिखने हैं, रोज़ लिखने हैं आपको, रोज़। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रोज़ 10 वर्ड वोकैबलरी के लिखें। उसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे आपने 10 वर्ड्स लिखे, आप क्या कर सकते हैं, आप कोई वोकैबलरी की बुक ले सकते हैं, उसमें से 10 वर्ड लिख सकते हैं। आप PYQ को एनालाइज कीजिए, उसके अंदर देखिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कि रिपीटली वोकैब है। हालांकि वोकैब इतनी रिपीट होती नहीं है, बट जब प्रीवियसली आस्क्ड वोकैब है उसके अकॉर्डिंगली 10 वोकैब लिख सकते हैं। बराबर में क्या कीजिए, उसका हिंदी मीनिंग लिख लिया कीजिए, जिससे की वजह से आपको वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। उसके बाद उनके हिंदी मीनिंग लिखने के बाद उसका एक एंटोनियम लिखेंगे, आप उसका एक सिनोनियम लिखेंगे। आपको 10 वोकैब ऐसे ज़रूर लिखनी है, रोज़ लिखनी है। अब आप वोकैब अच्छी तरह से ईजी वे में कैसे याद कर सकते हैं, आप क्या कीजिए, रूट वर्ड्स के थ्रू वोकैब को याद किया कीजिए। फॉर से एक रूट वर्ड है बाय, उसके अकॉर्डिंग आप एक ही रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स याद कर सकते हैं। बाय का रूट वर्ड हो गया, मीनिंग हो गया टू, तो इसका रूट वर्ड से जो वर्ड्स बनेंगे, फॉर से बाय क्रैमल, बाय पोलर, तो आप एक ही वर्ड की मदद से बहुत सारे वर्ड्स याद कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप रूट वर्ड्स के थ्रू जितने आप याद कर सकें उतने वर्ड्स याद कीजिए। बट आपको जो 10 न्यू वर्ड्स लिखने हैं वो कंपलसरी है कि आप रोज़ 10 वर्ड लिखेंगे बैठ के, और लिखने के तुरंत बाद 1 से 2 बार तुरंत ही रिवीजन करेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप ईडियम फ्रेजेस के लिए करेंगे, वो भी आपको रोज़ 10 लिखनी है। आप थीम वाइज ईडियम फ्रेजेस जो हैं वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक थीम पकड़ी, एक कलर पकड़ा, फॉर से ब्लू के ऊपर बहुत सारे ईडियम एंड फ्रेजेस बनते हैं। फॉर से ट्रू ब्लू, इट्स मीन्स अ लॉयल फ्रेंड, आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है उसे आप ट्रू ब्लू बोलता है। या फिर दूसरी हो गई इन द ब्लू, मतलब इसका मतलब होता है आप डिप्रेस्ड हैं। तो आप एक थीम के अकॉर्डिंगली कोई भी थीम पकड़िए, उसके अकॉर्डिंगली आप वोकैब लिख सकते हैं कि एक ही थीम पर मैंने 5 से 6 ईडियम एंड फ्रेजेस याद कर लिए, तो मेरे पूरे जो ईडियम फ्रेजेस है उस थीम पे कवर्ड हो गए। इस तरह से तो ऐसे आप 10 ईडियम फ्रेजेस रोज़ लिखेंगे। फिर धीरे धीरे अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएंगे, MCQ प्रैक्टिस करते जाएंगे, PYQ सॉल्व करते जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि रिपीटेडली कैसी वोकैब पूछी जा रही है। तो आप उस वोकैब को भी अपनी वोकैब डायरी में लिख सकते हैं, नई जो भी आप याद कर रहे हैं। तो आपको 10 वोकैबलरी के लिए 10 न्यू वर्ड्स डेली लिखना है, 10 ईडियम फ्रेजेस डेली लिखनी है,
एंड आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं PYQ और MCQ को एनालाइज करते हुए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी हम रोज़ वोकैब पोस्ट करते हैं, आप उससे भी याद कर सकते हैं, अपने वोकैबलरी बिल्ड कर सकते हैं, उससे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके बाद रिवीजन के लिए वीकली रिवीजन तो आपको करना ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब मॉक टेस्ट देंगे उसमें भी अपनी जो मिस्टेक्स हैं उसको एनालाइज कीजिए, और जो भी नई वोकैबलरी आपको दिख रही है मॉक टेस्ट में या फिर PYQs में वो भी ऐड ऑन करते रहिए। तो आपको मैंने आपको बताई है कि आपको डायरी मेंटेन करनी है, वो आपको वोकैबलरी और ग्रामर दोनों के लिए ही मेंटेन करनी है। जो भी गलतियाँ आपकी PYQ में हो रही हैं, जो भी गलतियाँ आपकी मॉक टेस्ट में हो रही हैं, वो सब लिखने लिए आपको उसी एरर डायरी में। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है आपका रिवीजन। रिवीजन इंग्लिश में करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्या बहुत ज़्यादा वास्ट होती है और हम कई बार जो है वर्ड्स भूल जाते हैं, जो हमने लिखे हुए हैं उनको हम भूल गए। तो मैं कैसे करती थी कि जितने भी मैंने वर्ड्स लिखे हैं 10, एक बार मैं उसी टाइम पे तुरंत क्या करते थे, इमीडिएटली उस वर्ड्स को रिवाइज करती थी। फिर लाइक हाथ उस डायरी पर जैसे हाथ रख कर एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि ये सारे वर्ड्स थे, और मैं देखती थी मैं कौन से वर्ड्स भूल रही हूँ तो उन्हें हाईलाइट कर लेती थी। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं कि आप जो भी वर्ड्स भूल रहे हो उन्हें हाईलाइट कर लीजिए, फिर आप जब दोबारा रिवीजन करेंगे तो आप उन वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। फिर वीकली रिवीजन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्त है। जितनी भी आपने वोकैब लिख दी हैं, एक हफ्ते में आपके पास अगर रोज़ 10 न्यू वर्ड्स एंड 10 ईडियम फ्रेजेस लिख रहे हैं तो आपके पास 70 न्यू वर्ड्स हो जाते हैं, 70 न्यू ईडियम फ्रेजेस हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसे ही 1 महीने तक करते रहेंगे तो आपके पास बहुत अच्छी खासी वोकैबलरी हो जाएगी। मोर देन 1000 वर्ड्स आप याद कर सकते हैं, अच्छी खासी वोकैबलरी आपकी बिल्ड हो सकती है। तो आपको रोज़ न्यू 10 वर्ड्स याद करने हैं और उनको रिवाइज़ करना है इमीडिएटली, ठीक है। उसके बाद आपको जब आप टेस्ट वगैरह देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, उसके अंदर अभी आपको वोकैबलरी मिलेगी, उसमें देखेंगे अगर जो आपने वर्ड्स पढ़े हैं वो उस टेस्ट में आ रहे हैं, आप कौन से वर्ड्स भूल रहे हैं, तो आपको वो और अच्छी तरह से याद होंगे। फिर वीकली रिवीजन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जितना भी आपने अभी तक वोकैब कवर कर लिया है, ईडियम फ्रेजेस कवर कर लिया है, कोशिश कीजिए कि उसको एक बार वीकली रिवाइज कर लीजिए सारे बैठ के। एक दिन हफ्ता 1 घंटा स्टार्टिंग का निकाल लीजिए, सुबह सुबह बैठ के मैं इंग्लिश को जितनी भी वोकैब मैंने पढ़ी हैं वो मैं आज सारे रिवाइज करूँगी या करूँगा उस दिन, और कुछ नहीं करना मुझे। 1 घंटा संडे का या सैटरडे का जो भी है रिवीजन के लिए वो मेरा फिक्स है। अब आगे चलते हैं, अब आपको मॉक टेस्ट देने कैसे हैं। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब CUET जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाता है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दें। हालांकि बुक्स भी आती हैं मॉक टेस्ट देने के लिए, बट आप कोशिश कीजिए कि आप ऑनलाइन में मॉक टेस्ट दें, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी टाइमर दिया होता है, और आप कोशिश करेंगे कि 60 मिनट के टाइमर से कम टाइम में आप जो है मॉक टेस्ट कोशिश करें कि आप पूरा कर लें। अब हम सोचते रहते हैं कि हमें अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है मॉक टेस्ट सॉल्व करने के लिए, कि पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम मॉक टेस्ट देंगे, बट ऐसा नहीं करना है। ये गलती बहुत बच्चे करते हैं और मैं आपसे चाहूँगी कि आप उस गलती को ना करें। आप सिलेबस कंप्लीट करने की जगह मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दें, कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए, इस पर फोकस ना करें, आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दें। क्योंकि सिलेबस आपको मोस्टली किसका कवर करना है, आपको मोस्टली सिलेबस कवर करना है ग्रामर का। ग्रामर ज़्यादा वास्ट है। अब वो कैब रोज़ लिख रहे हैं, 10 आइडियम फ्रेजेस लिख रहे हैं, वो कैब न्यू वर्ड्स लिख रहे हैं, तो वो आपके चल रहे हैं साइड बाई साइड, क्योंकि बहुत वास्ट है वो। आप नए नए मॉक टेस्ट देते रहेंगे, वो वैसे वैसे नई नई आती रहेगी। तो आप सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस ना करें। जो भी आपने टॉपिक करें आप उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहे हैं, तो आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो हफ्ते में 2 से 3 मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। मैं भी हफ्ते में 2 से 3 मॉक टेस्ट लगा लेती थी। तो जितने मॉक टेस्ट हो सके उतने आप लगाएं मॉक टेस्ट। कोशिश करें कि आप जब एक्चुअल एग्ज़ाम दें उससे पहले 10 से 15 मिनिमम है, 10 से 15 मॉक टेस्ट आप लगा के जाएं, ठीक है। अब आपको मॉक टेस्ट देना कैसे है एक्चुअली में, टाइम मैनेजमेंट जैसे मैंने बोला 60 मिनट का एक टेस्ट होता है। कोशिश करें कि 60 मिनट के अंदर 60 मिनट से कम ही टाइम में आप मॉक टेस्ट लगा लें। एक जगह टेबल पर बैठ जाएं बिल्कुल शांति में, 60 मिनट आपको बिल्कुल फोकसली मॉक टेस्ट को लगाना है, और कोशिश करना है वो 60 मिनट के अंदर
ख़त्म हो जाए। स्टार्टिंग में ऑफकोर्स हाँ कभी कभी 60 मिनट से ज़्यादा भी हो जाएगा कि आप 60 मिनट से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट लगाते चले जाएंगे तो आपकी जो स्पीड है वो बहुत तेज़ हो जाएगी। आपको कोशिश करना है कि जितने भी क्वेश्चंस आए मॉक टेस्ट में आपको उनको बहुत अच्छी तरह से रीड करना है, एनालाइज करना है। कैसा होता है कभी कभी हम प्रेशर्स में या स्ट्रेस में क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते हैं, तो जैसे नॉट, इनकरेक्ट, करेक्ट वर्ड्स ये हम देख नहीं पाते हैं, तो हमें आंसर आते हुए भी क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं। हमें ये चीज़ नहीं करनी है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं उसको बहुत केयरफुली रीड करना है, बहुत अच्छी तरह से रीड करना है, उसके बाद हमें आंसर देना है। तो आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जो है आंसर देना है। अब आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि एलिमिनेशन टेक्निक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करके क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। वो कैब में एलिमिनेशन टेक्निक बहुत अच्छी तरह से यूज़ की जाती है, बहुत काम आती है। आप वो कैब बहुत ही वास्ट है, आप एटलीस्ट 10 न्यू वर्ड्स रोज़ लिखेंगे जब ही जाके आपकी कवर होगी। तो वो कैब में एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपकी ग्रामर में भी बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ कीजिए मॉक टेस्ट में। फिर जो भी आपने मॉक टेस्ट एक बार दे लिया 60 मिनट में, ठीक है, आपके आंसर्स आ जाएंगे। अब उन मिस्टेक्स को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा होता है कि बच्चे मॉक टेस्ट दे देते हैं और उन मिस्टेक्स को एनालाइज ही नहीं करते हैं। चलो हो गया तो हो गया, बट आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको मिस्टेक्स एनालाइज करनी है। और जो हमने एरर डायरी मेंटेन की है उसके अंदर जितनी भी आपकी मिस्टेक्स हुई हैं कि मैं यहाँ गलती कर रही हूँ वो सब लिख लेनी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब करना। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। इंस्टेड आप बुक पे ना फोकस करें, आप ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उन पे फोकस करें। 2 से 3 मॉक टेस्ट लगा ही लें हफ्ते के अंदर। आप सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान ना दें, आप स्पीड बिल्डिंग एंड टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें कि किस तरह से आप अच्छी तरह से मॉक टेस्ट कर पा रहे हैं। इंग्लिश में सिलेबस आपका साथ के साथ चलता रहेगा, हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट भी आप लगा लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान ज़्यादा ना दें, मॉक टेस्ट बिल्ड करने पे ज़्यादा ध्यान दें, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करने पे ज़्यादा ध्यान दें। हम अगली बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। आप कहेंगे दीदी हमारे पास डोमेन सब्जेक्ट्स भी हैं पढ़ने के लिए, हमारे पास और GAT भी है, हमारे पास इंग्लिश भी है एंड सिलेबस इतना वास्ट है, टाइम मैनेजमेंट में से हो नहीं रहा है क्योंकि मुझे डोमेन का भी पढ़ना है, GAT भी करनी है, जो बच्चे GAT कर रहे हैं। पर अब इंग्लिश के लिए आपको 2 घंटे तो निकालने ही निकालने हैं, दिन में 2 घंटे एटलीस्ट आपको इंग्लिश के लिए निकालने हैं। आपको कैसे करना है, अब वो 2 घंटे आप पे डिपेंड करता है आप कैसे उसको डिवाइड करता है। मैं 1 घंटा ग्रामर को 100% देती थी, 1 घंटा मुझे ग्रामर पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है, 1 घंटा कोर कॉन्सेप्ट ध्यान से एनालाइज करना है। मैं अल्टरनेटिव दिन करती थी, आप भी अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं कि 1 घंटा मुझे ग्रामर को देना है तो 1 घंटा मैं एक दिन बैठ के कोर कॉन्सेप्ट को समझूंगी। दूसरे दिन मैं क्या करूँगी, उसी जो को मैंने कोर कॉन्सेप्ट समझे हैं दूसरे दिन उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, और जो भी दिक्कतें जो भी गलतियाँ होनी हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं उन्हें एरर डायरी में लिख लूँगी। तो ये काम आपको करना है, आपको सिलेबस इसी तरह से कंप्लीट करना है अपना। तो 1 घंटा आपको ग्रामर पे देना है, 1 घंटा आपको वो कैब के लिए देना है। 1 घंटा वो कैब में आप ऐसे कर सकते हैं, आधा घंटा आप वो कैब को देंगे, आधा घंटा आप आरसी को देंगे। जो भी आपका आरसी है फैक्चुअल, नैरेटिव या फिर लिटरली, आपको आधा घंटे में सॉल्व कर लेना है। आधे घंटे में सॉल्व कीजिए, 15 मिनट में सॉल्व हो जाएगा वैसे एक आरसी, और उसको 15 मिनट में एनालाइज कीजिए। फिर आधा घंटा वो कैब को देना है, वो कैब में आपको 10 न्यू वर्ड्स लिखने हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लेना है। आइडियम फ्रेजेस लिखनी है आपको, सिनोनियम्स एंटोनियम्स आप लिख ही रहे हैं, साथ में आप फॉरेन वर्ड्स भी लिख सकते हैं। साथ में एक फॉरेन वर्ड्स का अलग से कॉलम बना लीजिए, फॉरेन वर्ड्स भी लिख सकते हैं। तो वो कैब को इस तरह से आपको आधे घंटे के लिए टाइम देना है, आधा घंटा आरसी को। इस तरह से 2 घंटे आपको डेली निकालने हैं इंग्लिश के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इंग्लिश पे डेली फोकस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप डेली 2 घंटा निकालें। तो जब फिर आपको सैटरडे या संडे बैठ के एक वीकली रिवीजन कर लेना है, और मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट ज़रूर दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन करना है सैटरडे या संडे, आप अपने हिसाब से दिन चुन सकते हैं कि मेरे को सैटरडे या संडे वाले दिन बैठ के रिवीजन करना है, और हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट ज़रूर देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये सारी चीज़ें आप कब कर रहे हैं ना, ये एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए करनी है कि ये मुझे निकालना है एक दिन 1-2 घंटे
तो निकालने हैं इंग्लिश के लिए। मैं दिन का जो स्टार्टिंग वाला हावर होते थे, स्टार्टिंग के 9 से 11 वाला, 10 से 12 वाला, इसके अंदर इंग्लिश को देखती थी, क्योंकि ऑलरेडी डोमेन हमने पढ़ रखे हैं। आप 12th में हैं तो आप डोमेन पढ़ते हुए आए होंगे, बट इंग्लिश का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा वास्ट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में जिनका जो न्यू फेज़ होता है उसमें न्यू एनर्जी होती है, ज़्यादा एनर्जी होती है, तो आपको क्या करना है, उसके अंदर इंग्लिश को ही कवर करना है। 2 घंटे स्टार्टिंग के इंग्लिश के निकालने हैं, और कंसिस्टेंसली आपको 2 घंटे जो स्टार्टिंग के हैं वो इंग्लिश के लिए ही निकालने हैं। तो रेगुलर प्रैक्टिस जैसे जैसे आप करेंगे, मॉक टेस्ट लगाते जाएंगे, अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करते जाएंगे, उससे आपकी एक्यूरेसी और स्पीड जो होगी वो बिल्ड होगी। और बोनस टिप मेरी तरफ से यही है कि मैंने जैसे आपको बताया, आपको एक इंग्लिश के लिए सेपरेट नोटबुक बना लेनी है, जिसको आपको 2 सेक्शन में डिवाइड करना है। एक होगी आपकी ग्रामर और एक होगी आपकी वोकैब। तो उसके अंदर आपको ग्रामर के कोर कॉन्सेप्ट लिख लेना है, वोकैब में जो आप न्यू वोकैब लर्न करना है वो लिख लेना है, उनको रिवाइज करते जाना है। तो आप जब एंड ऑफ द डे जाएंगे, आपके जब अब एग्ज़ाम पास आ रहा होगा, तो आपके पास अच्छा खासा मटेरियल होगा जिससे आप ईजिली बार बार पढ़ चुके होंगे। तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होगी कि कहाँ से क्या कैसे पढ़ना है, तो आप उसको ही रिवाइज कर सकते हैं एग्ज़ाम से पहले। और एरर डायरी तो आपको मेंटेन करनी ही करनी है, बहुत मस्ट है। जितनी भी मिस्टेक्स आपकी मॉक टेस्ट में हो रही हैं, जितनी भी मिस्टेक्स आपकी रिवीजन के टाइम पे हो रही हैं, वो लिखना बहुत ज़रूरी है, और उसको एरर डायरी को भी रिवाइज़ करना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी तरफ से यही था, एंड आप हमारे और वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। उस पर नई नई वोकैब, ग्रामर, डाउट्स, डिस्कशंस एंड जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है जो है उस पर पूछ सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, एंड दैट्स इट फॉर माई साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।